स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर 1 है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से 50 तक के प्रश्नों को लेकर के बात की जा चुकी है। साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल कराया जा चुका है। इसके लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में भी जा कर के वहाँ पर भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, जिसमें 50 के ऊपर जो भी प्रश्न है 50 से 75 तक के प्रश्नों को लेकर ही बात करेंगे, यानी 25 प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें प्रश्न नंबर 51 यानी 51 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। अगर बात की जाए सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक की, तो इसके प्रतिपादक हैं व्योगास्की, जिनका पूरा नाम है लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इन्होंने ही सामाजिक विकास या दृष्टिकोण का सिद्धांत जो है दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 यानी 52 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है। ये आपका बीटीसी 2015 और जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था 2015 बैच के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है, उससे उसका लगाव हो जाता है, वह रुचि कहलाती है। अगर बात की जाए रुचि यानी इंटरेस्ट की, तो मैकडूगल महोदय जी इसके संदर्भ में कहते हैं कि रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है। ड्रेवर महोदय ने बताया है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। मैकडूगल जी ने एक और परिभाषा दी है कि रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है। ठीक है, तो इस तरह से रुचि को आप परिभाषित भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। ये भी आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया था। यहाँ पर दिया है, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाएं। पहला है सीखना। हम किसी चीज़ को सीखते हैं, यानी उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसको धारण करते हैं, धारण करना। तीसरा पॉइंट है पुनः स्मरण। कोई चीज़ जैसे हम याद करते हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग किसी और जगह करना होता है तो उसको पुनः स्मरण करते हैं। उसके बाद हम चीज़ों की पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये 4 जो तत्व हैं, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, इनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, यानी 54 है आपका, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है। ये भी आपका बीटीसी 2015 और 16 में पूछा गया था। तो क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण भाषा विकास की शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए शैशवावस्था की, तो ये जन्म से 5 वर्ष और कहीं कहीं 6 वर्ष मानी गई है। यहाँ पर आपकी जो शैशवावस्था की बात करें तो ये भी 2 प्रकार से होती है, पूर्व शैशवावस्था, ठीक है, और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व में क्या होगा, 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं 3 वर्ष देखने को मिलता है, और उत्तर में 3 से 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 55 है, यानी 55, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं। ये भी आपका बीटीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो अशिक्षित व्यक्ति या बालक के बुद्धिमापन की परीक्षण हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा करेंगे। प्रश्न नंबर 56 यानी 56 है, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। तो अगर हम बात करें कोहलर महोदय की, ठीक है, तो इनका पूरा नाम वुल्फगैंग कोहलर था। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो वनमानुष द्वारा, एक जो वनमानुष था जिसका नाम सुल्तान था, उस पर किया। और इन्होंने जो वनमानुष पर यानी जो सुल्तान पर प्रयोग किया वो 6 चरणों में किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत को अधिगम का सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत,
गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही इन्होंने पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को भी दिया। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 यानी 57 देखेंगे। 57 क्वेश्चन है, स्टेनेहॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? अगर बात करें किशोरावस्था की तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। ये किशोरावस्था होती है। स्टेनेहॉल ने कहा कि किशोरावस्था जो होती है वो बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है, क्योंकि ये टीनेजर एज होती है। ठीक है, ये है बीटीसी 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न नंबर 58 यानी 58 देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 यानी 58 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर आंसर दिया है जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर बात की जाए जीन पियाजे की तो इनका पूरा नाम विलियम जीन फ्रिट पियाजे था। ठीक है, इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रमुख अवस्थाओं पर बल दिया, जिसमें पहली थी संवेदी पेशी या संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन्होंने अवधि भी बताई थी। पहले की थी 0 से 2 वर्ष, दूसरी थी 2 से 7 वर्ष, तीसरी थी 7 से 11 और चौथी थी 11 से ऊपर, या आप कह सकते हैं 11 से 15, कहीं कहीं 18 या प्रौढ़ावस्था भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से इनके सिद्धांत का जो विकास था वो खोज पर आधारित था। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? तो गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधाएं बताई हैं। पहला है विषय वस्तु, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया और तीसरा है उत्पाद। ये भी आपका बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न नंबर 60 है, युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर आंसर दिया है कि युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व। इन तीनों प्रकारों के आधार पर ही इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को आधार बनाया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 यानी 61 है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूपों में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाता है। ये भी आपका बीटीसी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 62 यानी 62 है, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है। तो बालकों की वह मनोस्थिति की बात की गई है। यहाँ पर आप यहीं से आंसर पकड़ सकते हैं कि मनोस्थिति की बात कर रहा है तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपका बीटीसी 2015 और सेकेंड टाइम जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सभी को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, बाकी आंसर वही रहेगा। प्रश्न नंबर 63 यानी 63 है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो यह सीखने की निरीक्षण या अनुकरण विधि कहलाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल करना। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर सीखता है। तो यहाँ पर बच्चा तथ्य देखता है यानी निरीक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, साथ ही वो कार्य को देखकर उसका अनुकरण कर रहा है तो अनुकरण विधि भी हो सकती है। तो इस तरह से आंसर दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है? तो यह थॉर्नडाइक जी ने प्रश्न एवं भूल विधि के अंतर्गत दी है। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक महोदय जी की तो इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था। इनके जो सिद्धांत थे वो कई सारे थे, मतलब
सिद्धांत तो एक ही था, लेकिन उसके नाम जो थे वो कई सारे थे। पहला था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा था आबंध सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, समायोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत। तो इतने नामों से आप जान सकते हैं इनके सिद्धांत को। बाकी इन्होंने एक ही सिद्धांत दिया था जो कि इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर करके सिद्ध किया था। तो इस तरह से इनके सिद्धांत के जो अलग अलग नाम हैं, जो अलग अलग नामों से क्वेश्चन बनते हैं, उन नामों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके वही आते हैं। किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि हर्ष व दुख का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर वही है थॉर्नडाइक महोदय जी। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप थॉर्नडाइक जी को ही बताएंगे। प्रयास एवं त्रुटि तो यहाँ पर पूछा ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, यानी जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार श्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की, यानी बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार श्राव करना कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिनके प्रतिपादक हैं पावलोव जी। अगर हम बात करें पावलोव महोदय की, तो पावलोव महोदय ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इनके सिद्धांत को जैसा कि यहाँ पर दिया है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसका अन्य नाम भी हो सकता है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से इन अन्य नामों को भी आप ज़रूर याद करें, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 यानी 66 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं में किया है। अगर हम बात करें जीन पियाजे महोदय की, तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन या प्रत्यय दो उप प्रक्रियाओं में किया है। पहला है आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन, और दूसरा है व्यवस्थापन, जिसे आप समायोजन के नाम से भी जानते हैं, यानी एकोमोडिएशन। तो इसमें हम पहले अगर आत्मसात्करण की बात करें, तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि बच्चे में पहले से विद्यमान स्कीमा या मानसिक अथवा बौद्धिक संरचना में नई सूचना या जानकारी जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर जो विद्यमान स्कीमा है, उसके आधार पर अगर वह नई जानकारी या सूचना को जोड़ लेता है, तो यह व्यवस्था आत्मसात्करण एसिमिलेशन कहलाएगी। सेकंड पॉइंट है समायोजन या व्यवस्थापन। अगर हम बात करें एकोमोडिएशन की, तो यह भी अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा विद्यमान स्कीमा को नवीन जानकारी एवं अनुभव के आधार पर फेर बदल करता है या नया प्रत्यय या स्कीमा बनता है। उदाहरण के लिए बच्चा कुत्ते के स्कीमा से परिचित है और उसके समान मेमने का बच्चा देखने पर उसे कुत्ता न समझकर उसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हुए पूर्ववर्ती स्कीमा या प्रत्यय से भिन्न उसका नया प्रत्यय या स्कीमा विकसित करना, ये हो जाएगा एकोमोडिएशन या समायोजन या व्यवस्थापन। ठीक है, ये हो गया 66 क्वेश्चन। 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। अगर हम बात करें जीन पियाजे महोदय की, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें से यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड। अगर हम बात करें ठोस संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया काल की अवस्था के बारे में, तो यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक 2 वस्तुओं अथवा ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रिया काल की अवस्था। प्रश्न नंबर 68 यानी 68 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम पूछे हैं, जो कि है भूख, प्यास, नींद, होमियोस्टेसिस तापक्रम का नियमन, मात्रक व्यवहार, काम, पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा,
क्रीड़ा तथा हाव विनोद आदि। ये जो अभिप्रेरक होते हैं वो बच्चे में जन्म से ही विद्यमान होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 है, प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो यह कहलाएगा मध्यांक। इसे आप माध्यिका के नाम से यानी मीडियन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन जो होता है यानी मध्यांक का अर्थ उस बिंदु से है जो क्रम में व्यवस्थित अंक को दो भागों में विभाजित कर दे। गैरेट महोदय ने कहा है कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों तो माप का अंक मध्यांक कहलाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 यानी 70 है, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं यानी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें मेमोरी यानी स्मृति की, तो वुडवर्थ महोदय जी कहते हैं कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर रायबर्न ने भी कुछ अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है कि अपने अनुभवों को संचित करने तथा उन्हें पुनः चेतना में लाने की शक्ति स्मृति यानी मेमोरी कहलाती है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, 71वां है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहलाएंगे क्योंकि व्यक्ति इन्हें अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, इसलिए ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक होंगे। प्रश्न नंबर 72 यानी 72 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो ये प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर हम बात करें प्रेरणा या अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रश्न नंबर 73 यानी 73 है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है कहलाती है। तो यह सीखने का वक्र कहलाएगा। इसमें क्या है, किसी बालक को सीखने में हुई उन्नति को हम सीखने के वक्र द्वारा ही स्पष्ट करते हैं। सीखने के वक्र से आशय उस रेखा से है जो किसी व्यक्ति को सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? तो जीन पियाजे ने जो अपनी चौथी अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की, तो वो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। ठीक है, और निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था की बात की जाए तो जीन पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्तित होती है तथा यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधा प्रभावित होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और चलती रहती है। ठीक है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है तथा ये प्रभावी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई 74 क्वेश्चन को लेकर के। 75 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यह है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष यानी सुल्तान पर किया था। इनके सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अन्य भी नाम मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 75 पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन सभी को इंक्लूड किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ UP टेट, CTET या फिर अदर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो।